पहला चैप्टर है क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं। जैसे बच्चों का बड़ा डिमांड था कि सर हिंदी में बना दीजिए, प्लीज हिंदी में बनाइए। तो हमने कहा ठीक है भाई, बच्चों को ये बात मान ली जाए, क्योंकि जैसे भला हो जिसका भी हो, भला होना चाहिए। तो यूपी बोर्ड वालों का मांग ये था कि सर हिंदी में बना के भेजिए वीडियो, सर इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और तब इसीलिए मैंने सोचा चलो भैया हम हिंदी में भी बना देते हैं। तो पहला चीज है आपका वास्तविक संख्याएं, मतलब पहला चैप्टर है आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब पहला चीज यही पूछ देता है आपको कि देखिए वास्तविक संख्या होता क्या है। तो वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय तथा प्लस अपरिमेय मिल करके ये दोनों क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या बनाते हैं। ठीक है। अब परिमेय क्या होता है, परिमेय वही होता है जो p/q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां की p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक, इंटीजर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। दूसरी बात ये है जैसे 1/2 है, ये परिमेय है क्योंकि ये क्या कहा 0.5 हो जा रहा है, ये रुक जा रहा है। अगर मान लीजिए तब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ऐसे आ गया 0.3333, तो 0.3 बार लगा देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये रुक नहीं रहा, चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा तब वो 3 आएगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। जैसे ऐसे आ गया 0.354, तो ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, परिमेय हो जाएंगे। ठीक है ना। ये तो टर्मिनेट हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तभी परिमेय हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं, और देखिए ये ना टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीटिंग नंबर है। जब आपको टर्मिनेट नहीं, रुक नहीं रहा है लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है, तभी वो परिमेय हो जाएगा। लेकिन अपरिमेय किसे कहते हैं, जब जैसे 0.125798234 ... अगर ऐसे नंबर आते हैं तो आपके क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएंगे। अपरिमेय मतलब जिसको p/q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पता नहीं आगे तो कैसे हम p/q के फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अरे भैया कुछ नंबर रहेगा तब नहीं आएगा। अब यहां पे देख लीजिएगा 1/0 और 0/1, 1/0 जो होता है ये क्या होता है, ये आपका इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है, हम इसको गणना नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसको ध्यान देना है, समझ में आ गया। तो ये आपके जो है परिमेय और अपरिमेय के बारे में ये चीज चर्चाएं हो गई, क्योंकि ये बताना जरूरी है, ये आपका बेस है। अब हमको इसमें देखना है, इसी पे पूरा चलेगा आपका टॉपिक जो है, इसमें आपको पढ़ना है एलसीएम या सीएफ पढ़ना है, और जो है इरेशनल हमको बताना है। ठीक है ना। इरेशनल जैसे √2, √3, √5 ये बताना है, या सीएफ एलसीएम हो गया। फिर आपको कोफैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। यही सारी चीजें, इतने ही टॉपिक आपका इसमें है आपको। तो एक एक चीजें हम इसमें ध्यान से हम देखते हैं। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं और आगे का प्रोसेस हम चलाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आप लगाने चलते हैं तो उसमें कहीं कहीं आपको दिक्कतें आने लगती हैं, तो उस पर आप घबराइए मत। अब आ गए हैं सर्वेश सर, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एक एक सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। एक सवाल बताएंगे, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से आपका लग जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है ना। इस तरीके से मैं बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन क्या 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 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 है आपका, उसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो कितना लिखा हुआ है, 140, और क्या लिखा हुआ है 156, ठीक, 3825, ठीक, 5505, 7429, ये इतना लिखा हुआ है। और क्या है, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो है लिखना है। तो
अब देखिए आपको बैक साइड में क्या देखिए भैया, किसी को नहीं पता है तो ये आप क्या करिए, बगल में रफिंग वर्क में ऐसे आप कर लीजिएगा इसको। आप पढ़े हैं, आप क्लास 8 में पढ़े हैं इसको कैसे निकाला था। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि 7 गुना 14 जीरो उठा जाएगा। फिर 2 से करिए तो 35 हो जाएगा। फिर 5 से करिए तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 से करिए 1 हो जाएगा। तो आप इसको लिखिएगा 2 गुणे 2। अब डायरेक्ट मैं यहां से लिख दे रहा हूं, तो 1 नंबर का आएगा तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अच्छा बताइए, यहाँ 140 में लिख दिया हूं तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी तरीके से करना है तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे ही बस आपको लिख देना है, 1 नंबर चुरा लेना है, यहाँ से 1 नंबर आ जाएगा आपका, बस इतना ही पूछेगा। अब इसी तरीके से सारे जो फैक्टराइजेशन में किया हूं ऐसे ही आपका भी गुणनखंड करके आप निकाल लीजिए। पहला सवाल फिनिश। चलिए सेकंड वाला आ जाइए आप। पूर्णांक में निम्नलिखित युग्मों में से HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM है। मतलब आपके पास फार्मूला क्या होता है, LCM गुणे HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब देख लीजिए भैया, इससे भी देख लीजिए आप, 26 और 91 दिया है, 26 और 91 दिया है। चलिए तो पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लें। 13 दूना 26 होता है, 2 गुणे 13 हो जाएगा। और 91 कितना, 13 7 91, मतलब 7 गुणे 13 हो गया। कह रहा है इसका जो है आप LCM और HCF निकालिए। पहला चीज तो आप HCF जब आप निकालते हैं, HCF तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो यही दोनों में क्या है, कॉमन है। 13 हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। LCM क्या होगा, LCM देखिए जो नंबर है 2 बार नहीं रिपीट होना चाहिए, तो इसमें क्या है, पहले 2 है गुणे, फिर 7 एक बार है, फिर 13 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक, अब 7 गुना 14, अब 14 में 13 गुणा कर लीजिए, 14 गुणे 13 तो 4 3 12, अब 3 एक 3, 3 1 4 और 14 का 14, 2 4 4 8 1, 182। ये क्या आ गया, 182 आ गया आपका। ठीक, तो ये HCF आपका 13 हो गया, LCM कितना हो गया, 182 हो गया। अब देखिए LCM गुणे HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि यही होता है, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM की क्या है, बराबर है। अगर बराबर नहीं, इसका मतलब आप कहीं गलती निकाले हैं। तो एक काम करिए, यहाँ पे LCM कितना दिया, 182 गुणे आप 13 कर दीजिए, अब बराबर दो संख्याओं का, तो 26 और क्या दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है, इसका गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 182 गुणे 13, 3 दूना 6, 8 3 24 और 3 एक 3, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये 6 हो गया, 4 2 6, 8 5 13 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 2366 बराबर। इसको भी आप करेंगे, यहाँ कर लीजिए 26 91, देखिए ये 26 हो जाएगा, आइए 9 6 54 हो गया, 4 हाथ में आया 5 और 9 दूना 18 हो गया, 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ पे 6 आ गया, 4 2 6 आ गया, 3 आ गया, ये आ गया। देखिए दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ये 2 नंबर में आएगा, ये जांच करने के लिए आएगा आपको, ठीक है ना। ये तो बहुविकल्पी में आ जाएगा, लेकिन ये जांच करने के लिए जब दे देगा तो LCM और HCF निकाले, और दो संख्याओं का गुणनफल है 182 गुणे 13 बराबर 26 गुणे 91, तो 2366 इधर भी आ गया, 2366 इधर भी आ गया। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जांच हो गया आपका। ठीक, अब अगला देखिए, तीसरा वाला क्वेश्चन ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के जो है क्या निकालना है, HCF और क्या निकालना है, LCM निकालना है। चलिए दिखा देते हैं, तो इसको मैं मिटाता हूं और आगे जो है क्वेश्चन बताता हूं। ठीक, देखिए हार मत मानिए जिंदगी में, जो हारा है वही जो है डूबा है, ठीक है ना। जिस दिन आप हार जाते हैं उस दिन आप फेल हो जाते हैं, तो हारिए मत, सीखिए उससे, जो हार है उससे सीख लीजिए,
तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जिस दिन आप अपने आप को हार मान लेते हो उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाती है, समझ लीजिए। तो दिमाग में ये कभी आने मत दीजिए कि हम हारे हैं, जो भी हार है उससे सीख लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है 12, 15 और क्या दिया है 21 दिया है। तो 12, 15, 21 यहां मैं लिख दिया। अब देखिए 2 गुणे 2, 2 दूना 4 यानी 12, 3 गुणे 5 और 3 गुणे 7 हो गया। अब देखिए HCF बराबर कितना हो जाएगा। देखिए सब में जो है 3 कॉमन है, जो सब में कॉमन होता है वही होता है। अगर किसी में कोई कॉमन नहीं होता तो गुणे 1 कर देते, तो HCF इसका क्या आता है 1 आ गया। जैसे यहां से मैं मान लीजिए मैं दिखा दे रहा हूं, एक दिया हुआ है आपका 10, एक दिया हुआ है आपका 3 नहीं दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो ये 2 गुणे 5 ये क्या आ गया है 3 गुणे 3 गुणे 1 कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। HCF बराबर यहां जो हो जाएगा, देखिए कोई किसी में कॉमन दिख रहा है, बस क्या दिख रहा है 1 कॉमन दिख रहा है, इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो कॉमन दिख रहा है, क्या है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। अब LCM कितना हो जाएगा, देखिए 2 यहां 2 बार आया है और कहीं नहीं आया है। अगर भले इसमें 3 बार आता 3 बार खाली लिखते, नहीं कि 3 2 5 बार लिखेंगे, नहीं, मतलब हाईएस्ट बार कितनी बार रिपीट हुआ है नंबर, तो 2 बार रिपीट हुआ है। चलिए फिर 3 एक ही बार आया है सब में, और 5 एक बार आया है, और 7 क्या है 1 बार आया है। गुणे 1 है तो 1 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 और 7 6 42, 420 आ जाएगा। तो LCM क्या आ जाएगा आपका 420 और HCF आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए आप इसको जो है आप क्लास जो है 4th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, बताइए, लेकिन उसमें जो है इस तरीके से बताया जाता है 12, 15, 21 ऐसे। तो भैया आप बगल में रफिंग कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई नो डाउट है। रफिंग करने के लिए दीता है तो उसको आप रफ कर लीजिए। ठीक, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या दिया हुआ है HCF 306 और 657 बराबर 9। तो HCF का मान जो दिया हुआ है, HCF क्या दिया हुआ है, 2 नंबर है 306 और क्या है आ जाइए 657 बराबर क्या दिया है 9 दिया है। और LCM बराबर क्या दिया हुआ है, LCM जो दिया हुआ है वो कितना है 306 और 657, यही निकालना है आपको। तो आप बताए हैं कि LCM गुणे HCF बराबर कितना होता है 2 संख्याओं का गुणनखंड, गुणा लिखिएगा। तो 2 संख्याओं का गुणा क्या होगा 306 गुणे 657। यहाँ पे HCF दिया है 9, इसको मान लीजिए x, तो इसके नीचे भेज दिए, x बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9। तो ये कितना आ जाएगा 9 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 और बचा 3 9 चौक 36। अब देखिए अब 657 में जो है 34 से गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 अब 5 चौक 20, ठीक है ना, 7 चौक 28 का 8 में 2, 5 चौक 20 2 22 और 6 चौक 24, 24 2 26, 3 देखिए 7 त्रिक 21 और 3 5 15, 15 2 17 और 6 त्रिक 18, 18 1 19। तो ये आ गया 8, ये आ गया 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, ठीक है ना, और यहाँ पे हो गया 1, तो कितना आ गया 12 33 8, यही क्या आ गया LCM आ गया। बस निकल गया आपका। ठीक, समझ में आ गया। अब जैसे आपका जो 6वां क्वेश्चन है, सॉरी 5वां है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक कर समाप्त हो सकती है। तो यही एग्जाम्पल नंबर जो आपका 4 है, देखिएगा जो आपका उदाहरण नंबर 1 है, संख्याओं के 4 की पावर n पे विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य हो
पर समाप्त होता है। तो वही सेम चीज यह है आपको, तो इसको मैं स्लाइड में लगा दूंगा, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे आइए, आगे देखिए। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। मैं इसे मिटा रहा हूं। तो क्या दिया हुआ है, 7 गुणे 13 गुणे 11, ये सारा चीज दिया हुआ है। मैं इसको भी देख लेता हूं, क्योंकि देखिए एक एक क्वेश्चन आप देखिए, जब तक हार मत मानिए, मैं बोला हूं हार नहीं मानना है। अब देखिए दिया हुआ 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, और फिर क्या दिया है, और क्या दिया हुआ है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन, यही दिया हुआ ना, हाँ ठीक है 5। बोला है कि भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्यों, ये क्वेश्चन है आपका। व्याख्या कीजिए कि ये क्या है, आपका भाज्य संख्या है। तो यहीं से है सब दोनों का निकाल लीजिए सॉल्यूशन में। यहाँ लिखिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, और यहाँ भी लिख दीजिए। तो एक काम करिए, इस यहां से क्या है, 13 कॉमन है, तो 7 गुणे 11 गुणे 1 धन 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 11 7 77, 1 कितना 78, 78 गुणे 13, तो 78 में 13 का गुणा करिए, 8 त्रिक 24 और 7 त्रिक 21, और 2 कितना आ जाएगा 23 का 3 हाथ में आया, हाँ पूरा लिख देंगे, और फिर ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ये 4 हो गया, और 8 3 11 हो गया, और 7 2 9 1 10 हो गया। तो ये कितना आ गया, 1014 आ गया। उसी तरीके से इसको भी हम करेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे बाहर। तो अब देखिए 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1, तो 6 चौक 24 और 7 छक 42, 42 गुणे 24, तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। देखिए 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया। ये कितना आ गया आपको। अब देखिए उसमें +1 और जोड़ देंगे, क्योंकि +1 है, तो 1000 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका टोटल, मैंने जोड़ दिया है। तो ये आपको यहाँ से क्या देगा, फैक्टराइज, भाज्य नहीं है, इतने सारे फैक्टर हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यह एक भाज्य संख्याएं है। बस हो गया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है किसी चीज पे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, देखिए सिद्ध कीजिए √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या लिखा है सोल्यूशन में, √5 पे क्या है, परिमेय संख्या। हम मान के चलेंगे, लिखेंगे √5 बराबर a/b इक्वेशन 1, इसको मान के, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, और b कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तथा a और b का एक ही जो है, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब इसी को क्या करिए, आपने ऐसे कर लीजिए, √5b बराबर a। अब क्या करिए, इसको आप क्या करिए ना, इसको आप इसको इक्वेशन 1 इसको मानिए, ये सही रहेगा। अब लिखिए समीकरण 1 को वर्ग करने पर, अरे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये b² बराबर a² हो जाएगा। तो क्या जो है a² जो है a² को 5 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, और a को भी क्या करेगा, a को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। फिर आप क्या करिए, a बराबर आप लिख दीजिए 5c, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 25c
सी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा पुनः, यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले पुनः ए बराबर 5c, ए स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या होगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब ए स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर इक्वेशन समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए तो यहां पे हम रख रहे हैं तो 5b स्क्वायर बराबर यहां पे क्या रख देंगे 25c स्क्वायर, तो ये इससे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखिए यहां भी क्या हो रहा है, b स्क्वायर जो है 5 को विभाजित करेगा, तो यहां पे भी लिखेंगे b स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा, b को भी 5 विभाजित करेगा, सेम वही चीज लिख देंगे। अब देखिए अब यहां से आपको क्या मिल रहा है कि भैया हम तो मान के चले ए और बी जो है 1 के अतिरिक्त किसी का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है 5 से भी विभाजित, 5 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है, 1 बी को भी विभाजित कर रहा है, इसके हिसाब से क्या हो गया, एक कंट्रडिक्शन आ गया, ठीक है ना, विरोधाभास। तो यहां से आप इसको मान लीजिए कितना, ये 3 मान लीजिए, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें प्राप्त होता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है, अतः विरोधाभास प्रकट करता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसलिए क्या है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका √5 के लिए होगा। चलिए हम √3 बना देते हैं, इसी को क्या बना देते हैं √3, देखिए यहाँ 3 लिख दीजिए, फिर यहाँ भी 3 लिख दीजिए, यहाँ भी 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 लिख दीजिए, ठीक, और यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी 3 लिख दीजिए, यहाँ पे नहीं 3 नहीं लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9c स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे काटा है। अब देखिए यहाँ पे भी 3 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। हो गया, तैयार हो गया, आपका सब तैयार हो गया। ये √3 के लिए हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ √2 बना देंगे तो सब जगह चेंज कर दीजिएगा, वो भी सबका सेम ही यही रहेगा, ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी को इतना मैं मिटा रहा हूं, देखिए कौनो क्वेश्चन रहेगा सब भैया उसी तरीके से आप लगाइएगा, कोई इसमें नो डाउट, नो इसमें कोई कमेंट नहीं, सब एकदम वैसे ही लगेगा। अब इसको हम ये वाला इसलिए नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि उसमें भी वही चीजें हम लिखेंगे, ये चीजें जो हम इसमें लिख रहे हैं। देखिए थोड़ा मिट गया है, लेकिन अभी मैं उसको सेट कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आ गया कि 2 + √3 या 2 - √3 या 4 + 2 √3, ऐसे कुछ भी आ गया तो सारा एक ही जैसा लगेगा। अब आप जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो आप पहले ही लिख दीजिए। यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, क्या लिखेंगे, जैसे अब हम इसके लिए बता रहे हैं तो 2 + √3 सोल्यूशन में ऐसे ही लिखिएगा आप।
अब यहाँ पे पहले मान लीजिएगा कि माना, ठीक है ना, 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, ये पहले मान लीजिएगा। फिर यहाँ लिखिएगा 2 + √3 बराबर a/b। क्या लिखना है? a/b लिखना है, ठीक है ना। जहां जहां a और b पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल टू तथा a और b एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहां से आप देखिए, यहां से आप क्या देख रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पे आपको 2 और a और b एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। 2 और (1) b एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः 2 + √3 एक संख्या है। हो गया? यही हो गया। अतः 2 + √3 इतना ही लिखना था आपको, ठीक है। इतना ही लिख के चले जाएंगे तभी आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक। अब आगे आइए, इस टॉपिक का ये जितना जो चीजें हैं मैं सब बता रहा हूं आपको, ठीक। अब देखिए, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें जो है इतना ही था आपका। जैसे इसमें दिया है 5 - √3 दिया है। क्या दिया है? 5 - √3 दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 5 - √3 दे दिया है, ये दिया हुआ है। तो हम इसके विपरीत हम क्या मानेंगे? ये जो है 5 - √3 ये क्या है? आपका परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि a और b एक पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0, ऐसे हम लिख देंगे। लास्ट में हम यही लिखेंगे कि ये चीजें 2a और b एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहिए तो ऐसे कर लीजिए। ध्यान दीजिए, ये 5 - √3 था, तो इसको क्या करिए? इसको इधर दे दीजिए, उसको उधर। 5 - a/b बराबर √3 इंप्लाइज दैट इसको इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5b - a/b बराबर √3 इतना लिख दीजिए। तब भी वही तो लिखना पड़ेगा, बस यहीं पे आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो है 5 और a और b क्या है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या है ऊपर 5 - √3 और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 5 बस बना दीजिएगा, क्योंकि 5 दिया हुआ है। बन गया सवाल, आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से सब दिखा सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन ये है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन हम ये लिखेंगे, यदि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n 6 के अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होगी, अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, तब जाके होगा। यह संभव नहीं है। अब बताइए, अगर 6 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 थोड़ा 5 आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसीलिए ये संभव नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं 2 और 3 ही आ सकती हैं। अंकगणितीय के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित करता है कि 6 के पावर के n के नहीं आए, इसीलिए ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिनके लिए 6 के पावर अंक 0 पर समाप्त हो। अरे यहाँ पे 6 के पावर 1 लिखिएगा, 6 के पावर 2 रखिए, बताइए कितना? 10 लिख दें तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। कोई भी आप प्राकृतिक संख्या आप 0 से भी स्टार्ट करिए ना, 0 1 2 3, 6 के पावर 0 रखेंगे तब भी 1 आएगा। अब जानते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये होगा आपको।
अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जितना इसका सोल्यूशन है पहले चैप्टर का एनसीईआरटी सारा मैं स्लाइड में लगा दे रहा हूं, इसमें आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।